मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वर्धमान और ह्रासमान फलन। वर्धमान और ह्रासमान फलन, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए कि वर्धमान या ह्रासमान फलन होता क्या है, उसके लिए पहले हम कुछ चित्र पर डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट तौर पर वर्धमान या ह्रासमान का मतलब क्या होता है। पहले चित्र में मतलब बताएंगे, फिर कुछ फलन लेकर के उसका मतलब बताएंगे, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर वर्धमान और ह्रासमान फलन, चूंकि यह चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत, तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वर्धमान और ह्रासमान फलन का पता डेरिवेटिव का प्रयोग करके हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद निरंतर वर्धमान या फिर निरंतर ह्रासमान फलन क्या चीज होते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा लास्ट में इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। और इसमें एक अंतराल आता है, वर्धमान अंतराल और ह्रासमान अंतराल, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम लोग कुछ चित्र लेते हैं, उसको आप समझिएगा। यह एक चित्र लिया इस तरह से, एक दूसरा चित्र यहां पर हम ले रहे हैं। इस तरह से देखिए, दो चित्र हम लिए हैं, एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश, एक्स डैश वाई वाई डैश। देखिए, वर्धमान का जनरल मीनिंग होता क्या है, वर्धमान फीलिंग का मतलब क्या, वर्धमान फंक्शन का मतलब क्या होता है। वर्धमान फंक्शन का मतलब होता है कि यदि x का मान दिया गया है, x के किसी मान के लिए एक फंक्शन f(x) दिया गया है, यदि x का मान बढ़ रहा है तो f(x) का भी मान बढ़ रहा है, यानी ये बढ़ना हुआ तो यह भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, दोनों एक जैसा बिहेव कर रहा है, तो उस स्थिति में वह हो जाता है वर्धमान फलन। कौन सा फलन? वर्धमान फलन। बट यदि एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? घट रहा है, तो उस स्थिति में कहलाता है ह्रासमान फलन, ठीक है। एक बढ़ने पर दूसरा घटे तो वह ह्रासमान फलन, या फिर एक के घटने पर दूसरा बढ़े तो वह होता है ह्रासमान फलन। एक के बढ़ने के क्रम में दूसरा उसके विपरीत प्रक्रिया को दिखाए तो वह होता है ह्रासमान फलन, और एक का जैसा क्रम चल रहा है वही क्रम दूसरे का चलता है तो वह होता है वर्धमान फलन। यानी एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े तो वर्धमान, और एक के घटने पर दूसरा घटे तो भी वर्धमान, मतलब सेम कंडीशन में वर्धमान बट विपरीत कंडीशन में ह्रासमान। चलिए, यहाँ पर हम लोग चित्र से समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा फलन वर्धमान है और किस स्थिति में वर्धमान कहलाएगा। तो देखिए, यह आप देख रहे हो, ये y अक्ष है, ये वाला x अक्ष है। आप देखो इसका पोजीशन देखो, आप क्या हो रहा है कि यह जो है, यह x अक्ष जो है एक तरह से बढ़ रहा है ना। मान लिया जाए यहाँ का बात करें तो यहाँ पर x और y का मान कुछ न कुछ है। मान लेते हैं यह बिंदु हमारा x1 है, तो यह बिंदु x1 है, तो इस बिंदु को हम लोग ये वाला मानेंगे y1 करस्पॉन्डिंग बिंदु। उसी तरह से यहाँ पर बिंदु ये वाला लें,
ये वाला हम x2 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला बिंदु हो जाएगा y2। y2 को हम लोग fx भी बोल सकते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो y1 लिखा हुआ है इसको fx1 भी बोल सकते हैं, y2 लिखा हुआ है इसको fx2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो x1 जो है, x1 यहां से यहां तक डिस्टेंस है और y1 वाला डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक है, मतलब ये वाला दूरी। तो उसके बाद दूसरा पर देखो क्या है, x2 यहाँ है और y2 यहाँ है, यानी दोनों मान जो है y1 का पोजीशन पहले इतना दूर पर था, y2 का पोजीशन इतना दूर पर हो गया, तो इसका मतलब y भी बढ़ रहा है। उसी तरह से x का पोजीशन देखो, ये इतना दूर पर था और x2 का पोजीशन इतना दूर पर था, तो x1 से x2 बढ़ा और उसी तरह से यहां तक y1 बोला जाए और ये वाला डिस्टेंस y2, तो y1 से लेकर के y2, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलेंगे वर्धमान फलन। क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन। अब उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। इसमें भी देखो आप डिस्टेंस देखो ना, दोनों यदि बढ़ता हुआ नजर आए, ये वाला हो गया डिस्टेंस x1 का और ये वाला डिस्टेंस हो गया y1 का, तो ये इसको बिंदु को लिखते हैं x1, यदि इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं तो y1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ का बात करें, यदि यहाँ का हम लोग बात करें तो इसको मानते हैं x2, तो देखो x1 से x2 बड़ा है, x1 से बड़ा क्या है, x2 है। जस्ट लाइक उसी तरह से ये वाला यहां से यहां तक वाला मान, यानी इस तरह से दर्शाएं तो ये वाला मान आपका y2 भले ये लिखा हुआ है लेकिन यह डिस्टेंस ये वाला है, तो y1 से बड़ा क्या है, y2 है, क्योंकि y2 ज्यादा दूर पर स्थित है। तो आप जैसे देखो x1 से x2 की तरफ बढ़ रहा है, y1 भी y2 से y2 की तरफ बढ़ रहा है, कि x1 x2 से बड़ा होने पर मतलब x2 का मान यदि x1 से बड़ा होता है तो y2 का भी मान y1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपका वर्धमान फलन है। क्या है, यह भी आपका एक वर्धमान फलन है। बट यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है, एक चीज को जरा से यहाँ ध्यान देखो, यह रेखा जो हम दिए थे इस तरह से, ये ऐसे सीधा रेखा था। जरा से इसको x1 y1 को मिटा रहे हैं, तब आपको वहां पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखो, ये मिटा दिए। आपने क्या देखा कि एक प्रोसेस में आपने देखा कि यहाँ पर और यहाँ पर दो बिंदु लिए थे, इस दो बिंदु के मदद से हमको पता चला कि यह क्या है, वर्धमान फलन है। अब यदि हम एक बिंदु x1 यहाँ लेते हैं, x1 और एक बिंदु x2 यहाँ लेते हैं, तो यदि हम आपको y1 और y2 का पोजीशन बताएंगे तो देखो ये दोनों जो है एक समांतर रेखा के बीच ये दोनों डिस्टेंस स्थित है। ये दोनों क्या हो रहा है, उस समय बड़ा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है, तो ये दोनों मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। y1 और y2 भी देंगे तो इसी पे देंगे क्योंकि इसी के सीधा में है। इसका मतलब ये है कि यदि x1 x2 से बढ़ता है तो y1 से तो y2 में मतलब कोई वृद्धि हो ही नहीं रहा है, दोनों बिंदु जो है वह एक ही सीधा में स्थित है। मतलब ये वाला y अक्ष वाला जो डिस्टेंस है वह क्या है, समान है। यानी इसको बोल सकते हैं x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f(x1) लेस देन इक्वल टू x2। ये चलो इक्वल टू ही है, बट हम इसमें आपको हम ये चीज भी डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस चीज का मतलब होता है, ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है या तो छोटा होना या तो बराबर होना, या छोटा होना या बराबर होना। ये इस दोनों में को एक ही चीज यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप ऐसे समझ लो 8 लेस देन 8 है, ये नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। हाँ, 8 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, यह गलत है, यह वाला सही है। लेकिन यदि हम इसको चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 8 लेस देन, ये तो गलत हो गया, लेकिन यदि ये दे दिए तो यह क्या हो गया, सही हो गया।
मतलब कि दोनों में से एक भी सही हो गया तो वह क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। दोनों में एक ही होता है और एक बार में दोनों में एक ही होता है, दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये वाला सिस्टम क्या है, सही है। इसलिए यदि इसमें क्या देख रहे हैं, x1 लेस देन x2, इसका मतलब हो गया fx1 लेस देन इक्वल टू fx2। तो इसमें हम यदि यह भी बराबर देते हैं तो सही है और यह भी प्रयोग करते हैं तो सही है। तो इसका मतलब हो गया यदि x1 से x2 छोटा है और यह वाला भी रिजल्ट आपको मिल पा रहा है तो उस स्थिति में भी यह वर्धमान फलन होता है। तो यह वर्धमान फलन पहले भी था, अब भी है। इसमें आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि x1 लेस देन x2, ये जैसे आपका पॉइंट यहां पर अभी भी लिखा हुआ है, x1 x2, ये वाला y1 और ये वाला हो गया y2। y1 y2 को नहीं लिख करके हम लोग fx1 और fx2 भी बोल सकते हैं। तो आप इसमें देखो गौर से कि यदि x1 लेस देन x2, x1 जो है, x1 तो छोटा है ही, तो आप देख रहे हो कि उससे क्या हमको मिलता है, fx1 भी fx2 से छोटा होता है। ये वाला छोटा है क्योंकि नीचे है, इसमें तो ऐसा नहीं था, इसमें तो क्या था, बराबर एक पोजीशन पर था। लेकिन इसमें देखो एक का पोजीशन यहाँ है और एक का पोजीशन यहाँ है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस है, लेकिन ये दोनों सेम था। तो खैर इसके आधार पर यदि देखा जाए तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक का नाम है निरंतर वर्धमान और एक का नाम है सिर्फ वर्धमान। तो ये लेस देन इक्वल टू दोनों आ गया है, इसको बोलेंगे केवल वर्धमान। और इसमें लेस देन इक्वल टू दोनों आ गया, किसको, वर्धमान। और इसमें केवल लेस देन आया है तो इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान। समझ में आया। हालांकि एक चीज और बता दें आप लोगों को कि यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, इसके बारे में अभी वहां पर आया था, तो आप लोग 11th का वीडियो लेक्चर 5वां या 6ठा देख लीजिएगा, उसमें ये सब चीज पर हम डिस्कस किए हैं। अंतराल वाले चैप्टर में देख लीजिएगा आप लोग। चलिए खैर आते हैं हम लोग, अब ये तो वर्धमान वाला बात था, अब ह्रासमान वाला चित्र से समझते हैं। अब चलते हैं हम लोग ह्रासमान के कॉन्सेप्ट पर। इसके लिए हम लोग दो आकृति लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। x डैश y डैश, ठीक है, x डैश और y डैश। ये एक अथी ले लिया चित्र, दूसरा चित्र x डैश y डैश, ठीक है। चलिए इसको आप समझिए, यार आसमान का संदर्भ समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए एक चीज हम बता दें कि जो हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उसको जरा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप लोग को ऊपर वाला जो समझाया हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी लगा हो। हालांकि केवल इस चीज पर डील करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सबको समझ में ये आए कि वर्धमान और ह्रास फलन का मतलब होता क्या है, ठीक है। वर्धमान या ह्रास फलन का मतलब होता क्या है। हालांकि इसके सवाल में कुछ भारी भरकम नहीं है, सवाल आप आसानी से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है सवाल में। बट इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है कि वर्धमान और ह्रास का जनरल मतलब होता क्या है, ठीक है। इसीलिए अच्छे से समझिए इसको, इसके बाद सवाल पर चलेंगे। बट इसको अच्छे से आप समझिए कि वर्धमान और ह्रासमान का मतलब क्या होता है। अब देखो इसमें हम लोग एक बिंदु यहां लेते हैं, एक बिंदु यहां लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हम y अक्ष और x अक्ष से मिला दिए। देखिए आप
ध्यान से समझिए, ये है आपका क्या x1 और उसके करस्पॉन्डिंग ये कहलाएगा fx1। ठीक, ये वाला है x2 और उसके करस्पॉन्डिंग ये कहलाएगा fx2। चलो यहां भी दे देते हैं fx2 और ये वाला हो गया उसके जस्ट ऊपर वाला fx1। तो ह्रासमान फलन का मतलब क्या होता है? ह्रासमान फलन का मतलब होता है कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा, एक के बढ़ने पर दूसरा घटेगा। मतलब एक आदमी का मूड ऑफ हो गया, एक आदमी गर्म हो गया तो दूसरा ठंडा हो जाएगा। तो एक के बढ़ने पर दूसरा घटा तो वो ह्रासमान होता है। एक के बढ़ने पर दूसरा घटा तो वो ह्रासमान होता है। लेकिन एक के गरमाने पर, मतलब एक के गुस्साने पर दूसरा का भी पारा पर चढ़ जाए, दूसरा भी गुस्सा जाए तो वो क्या होता है? वो होता है आपका वर्धमान। खैर चलते हैं ह्रासमान, देखते हैं इसमें क्या होता है। एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है या नहीं। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं x1 यहाँ है, x2 से ज्यादा दूर पर स्थित है। तो इसका मतलब x1 जो है वह x2 से छोटा है, x1 लेस देन x2। तो उससे हम लोग फलन को नापते हैं fx1 और fx2, इसके पोजीशन को देखने का प्रयास करते हैं। इसमें देखो भाई fx1 बड़ा है, ज्यादा दूर पर है कि fx2 है। fx1 कहिएगा, fx1 ज्यादा ऊंचा पर है, fx2 जो है थोड़ा लिया पर है, थोड़ा कम दूरी पर है। तो ये हो गया आपका fx1 ज्यादा ऊंचा पर है और यह ज्यादा लिया पर है, यानी थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो ये जो है fx1 x2 से बड़ा हो जाता है। देखो उल्टा हुआ कि नहीं, यहां पर क्या था fx1 लेस देन x2, बट यहाँ पर fx1 ग्रेटर देन fx2 हो गया। तो यह वाला कौन सा फलन हो गया? यह वाला ह्रासमान फलन हो गया। इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक बिंदु यहाँ लिए, एक बिंदु यहाँ, समझिएगा। तो ये y अक्ष से मिला दिया, ये x अक्ष से लंब डाल दिए। तो इसको हम लोग fx1 लेते हैं और तो ये वाला बिंदु fx1, और यदि हम लोग ये वाला x2 लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा fx2। तो इसमें भी देखिए आप, इसको हम यहां भी लिख लेते हैं समझने के लिए, fx1 और fx2। तो आप क्या देख रहे हो कि x1 से x2 क्या है? बड़ा है, x2 ज्यादा दूर पर स्थित है। तो निश्चित तौर पर जो है x2 जो है x1 से बड़ा है, बट उसका जो फंक्शन, उसका जो रिजल्ट आता है fx1 और fx2, इसके बारे में आप क्या देखते हो कि fx1 जो है, x1 यहाँ देखो ज्यादा ऊंचा पर स्थित है और x2 उससे थोड़ा सा नीचे स्थित है। तो इसका मतलब हुआ fx1 बड़ा है fx2 से। देखो ये इधर घूमा हुआ था, ये उधर घूम गया, तो विपरीत हुआ कि नहीं? ये क्या हुआ? उल्टा कम हुआ। तो उल्टा कम हुआ तो ह्रासमान तो ये भी हुआ, ये भी ह्रासमान हुआ, ये भी ह्रासमान हुआ। चलिए इसमें एक और चीज आपको बताते हैं। ये दोनों रेखा जो है एक सीधा में स्थित है, ये इस पर हम एक बिंदु लेते हैं, मान लिया जाए यहां पर हम x1 लेते हैं। इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको हम मिटा ही देते हैं बल्कि, ताकि आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। चलो इसको मिटा दिए। तो एक बिंदु हम यहां ले रहे हैं, एक बिंदु यहां ले रहे हैं। ठीक, तो x1 हो गया, ये क्या हो गया? x2 हो गया। इसको x1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं fx1 और ये वाला fx2। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस का देखो क्या दोनों का डिस्टेंस में फर्क है। तो x1 यहां पर लिखते हैं, इसका मैटर x1 लेस देन x2। दिस इंप्लाइज x1 से x2 बड़ा है ना, x1 ज्यादा नजदीक है x अक्ष के और x2 जो है अक्ष से ज्यादा दूर पर है, तो x2 बड़ा है, तो x1 लेस देन x2। बट ऊपर का पोजीशन देखो क्या हो रहा है, fx1 और fx2 दोनों तो एक के सीधा में है ना, दोनों एक ही सीधा में है, दोनों ये y अक्ष का मतलब ये वाला डिस्टेंस है। तो ये मान यानी यह मान और यह मान आपस में क्या है? बराबर है। तो इससे क्या हमको मिला? fx1 बराबर fx2। तो एक में क्या मिला? एक में मिला ग्रेटर देन और एक में मिला इक्वल टू। हम लोग इस दोनों को यदि मिलाएं,
दोनों को मिला करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू इतना। चलो इसको मिटा दिए। मतलब क्या, ये दूसरा कंडीशन में ये x1 x2 से छोटा होने पर ये fx1 जो है fx2 से बड़ा हो जाता है, या फिर fx1 fx2 के बराबर हो जाता है। बड़ा भी होता है और बराबर भी हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होता है। कितना कंडीशन? दो कंडीशन अप्लाई होता है। और इसी दो कंडीशन अप्लाई होने के कारण जो है इसके नाम और इसके नाम में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या फर्क होता है? ये जो है सिर्फ जो है x1 जो x2 से छोटा होने पर fx1 fx2 से बड़ा हो जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं निरंतर ह्रासमान। क्या बोलते हैं? निरंतर ह्रासमान। लेकिन इस स्थिति को बोलते हैं केवल ह्रासमान। क्या बोलते हैं इसको? ह्रासमान। अब आपको निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान पढ़ा दिए, निरंतर वर्धमान और वर्धमान पढ़ा दिए। अब देखो एक ऐसा भी कंडीशन होता है जब न तो वह वर्धमान रहता है न वह ह्रासमान रहता है, न वर्धमान रहता है और न ही ह्रासमान रहता है। तो देखो इसमें हम लोग ऐसा लेते हैं, यह जो मान है या जो फलन है यह ह्रासमान भी है और वर्धमान भी है। कैसे भाई? इसको देखो जरा सा, यहां पर और यहां पर यदि हम लोग बिंदु लें, ये x1 fx1 fx2 और ये x2, ध्यान दीजिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। इसमें देखो x1 से x2 बड़ा है, बट यहां पर क्या हो रहा है? fx1 ज्यादा ऊंचा पर है, fx2 कम ऊंचा पर है, तो fx1 fx2 से बड़ा होता है। ये हो गया आपका ह्रासमान। बट इस पे यदि हम लोग चर्चा करें, इस पे चर्चा करें या फिर इस पे चर्चा करें, देखो जरा सा उस पर भी चर्चा कर लें। ध्यान दो, ये वाला पोजीशन यदि हम इसको यानी इस बिंदु को x1 मान लें और यहां वाले बिंदु को x2 मान लें, तो उसका जो ये करस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला पहले वाला मिटाते हैं हम, करस्पॉन्डिंग जो होगा ये हो जाएगा fx1 और ये हो जाएगा fx2। तो क्या देख रहे हो? x1 से x2 बड़ा है, वो ज्यादा दूर पर उधर है, तो x2 जो है x2 x1 से बड़ा है। तो इससे क्या हो जाता है? x1 यानी उससे जो फंक्शन बनता है वो fx1 बनता है। तो fx1 भी जो है वह देखो जैसे x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा है। fx1 देखो ज्यादा नीचा है, fx2 से ऊपर है, इसका मतलब fx2 fx1 से क्या है? बड़ा है। यानी x2 x1 से बड़ा होने पर fx2 भी fx1 से बड़ा है। तो ये क्या हो रहा है? ये दोनों काम कर रहा है, वर्धमान वाला भी काम कर रहा है और ह्रासमान वाला भी काम कर रहा है। आप एक चीज छोटा सा बात समझो, जरा सा हम छोटा सा बात समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो है अपने घर में एक बर्तन में चावल बनाए, एक बर्तन में दाल बनाए, ठीक है? तो आप अब खाना निकालने के लिए बैठे, कटोरा में दाल लिए, थाली में चावल लिए, मिलाकर खा रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे क्या खा रहे हो जी? तो आप बोलोगे चावल और दाल खा रहे हैं। क्या बोलोगे? चावल और दाल खा रहे हैं, ठीक है? चावल अलग था, दाल अलग था, ठीक है? अब हम आपको एक और चीज देंगे, फिर से आपको हम चावल दिए और दाल दिए और बोले इसको बनाओ। तो आप कैसे क्या किए कि पानी लिए, उसमें चावल भी डाल दिए और दाल भी डाल दिए, और उसके बाद गैस पर चढ़ा दिए, भोजन बन के तैयार हो गया। अब आप खाने के लिए बैठे, हम बोले क्या खा रहे हो रे? तो आप क्या बोलिएगा? चावल दाल खा रहे हैं, उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या बोलिएगा? हम खिचड़ी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? खिचड़ी खा रहे हैं। तो आप देखो कंडीशन क्या था। पहले भी आप चावल और दाल लिए थे, लेकिन अलग अलग था।
तो वह चावल और दाल कहलाया। बट जब एक में मिला दिया तो वह नहीं तो ससुरा चावल कहलाया और न ही दालें कहलाया, वह क्या कहला गया, खिचड़ी कहला गया। तो यहाँ पर भी वही पोजीशन आप समझो कि यदि एक ही फलन के अंदर वर्धमान भी हो रहा है, ह्रासमान भी हो रहा है, वह न तो वर्धमाने कहलाएगा और न ही ह्रासमान कहलाएगा। जस्ट लाइक जैसे आप चावल और दाल को बनाते हो एक साथ मिला करके, तो वह न चावल कहलाता है और न दाल कहलाता है, बल्कि वह क्या कहलाता है, खिचड़ी कहलाता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर दोनों रहने पर उसका मान समाप्त हो जाता है, यानी वर्धमान भी रहे और ह्रासमान भी रहे, तो उस स्थिति में ना तो वह वर्धमाने कहलाएगा और ना ही ह्रासमान ही कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए, तो यह अब अभी तक हम लोग चित्र पर डिस्कस कर रहे थे, अब इसके डेफिनेशंस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए आते हैं वर्धमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन लिखते हैं, यदि किसी मान x1 लेस देन x2 के लिए fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो तो ना के लिए कोई फलन, ऐसा लिख देते हैं, कोई फलन fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो तो इस फलन को वर्धमान फलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जस्ट डेफिनेशन इसी तरह से, यदि किसी मान x1 लेस देन x2 के लिए fx1 लेस देन fx2 हो तो मान के लिए कोई फलन fx1 लेस देन fx2 हो तो इस फलन को निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं। चलिए आइए ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन सेम यही सिस्टम, बस थोड़ा सा उल्टा। यदि किसी मान x1 लेस देन x2 के लिए कोई फलन
के लिए कोई फलन fx1 लेस देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 हो तो इस फलन को निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। सॉरी, निरंतर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है। आप चलते हैं निरंतर पर। निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन strictly decreasing function यदि किसी मान x1 लेस देन x2 के लिए कोई फलन fx1 ग्रेटर देन fx2 हो तो इस फलन को निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। न वर्धमान और न ही ह्रासमान। neither increasing nor decreasing फंक्शन। ये जनरल भाषा में हो गया खिचड़ी फंक्शन, है ना। तो इसको ऐसे बोलेंगे, यदि कोई फलन किसी अंतराल में वर्धमान या ह्रासमान ये सब यूज करते हैं। वर्धमान और ह्रासमान दोनों फलन हो तो वह फलन ना तो वर्धमान और न ही ह्रासमान कहलाता है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पर। पहले हम एग्जाम्पल इसका लेंगे, चित्रानुसार वाला, चित्र से संबंधित एग्जाम्पल लेंगे।
चलिए हम सबका चित्र बना रहे हैं। चित्र में आपको वर्धमान कौन है और ह्रासमान कौन है उसको आपको केवल लिख लेना है। एक्स डैश वाई डैश। तो देखो यहां पर इक्वल हो रहा है बट ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो यह कहलाएगा आपका वर्धमान फलन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें देखिए इधर से बढ़ रहा है इधर से बढ़ रहा है इधर से भी बढ़ रहा है, मतलब से केवल यह बढ़ ही रहा है, यहाँ पर रुकने वाला बात नहीं है। तो ये वाला हो गया निरंतर वर्धमान फलन। इसमें आप नाम दे दो वाई डैश एक्स डैश। तो इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान फलन। आप चित्र बनाते चलो, इस पे लिख लो। तीसरा आते हैं तीसरा पार्ट पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये घट रहा है, ये देखो आप यहां से यहां तक जो है, एक तो जो है x का मान वह बढ़ रहा है बट y का मान धीरे 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 कम हो रहा है, और इस लेवल पर y का मान हर जगह समान है। क्या है? समान है। तो यह केवल कहलाएगा आपका ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन। ठीक है, जस्ट उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्स डैश वाई डैश। देखिए इसमें हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, लगातार जो है लगातार कहीं भी इक्वल नहीं हो रहा है। जैसे इसमें यहाँ पर इस यहाँ से यहाँ तक इक्वल था, समान था, लेकिन इसमें लगातार ग्राफ घट रहा है, लगातार कम हो रहा है। x का बढ़ रहा है बट y का मान धीरे धीरे घट रहा है। तो ये कौन सा फलन हो गया? यह जो है लगातार घट रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन। अब एक और चित्र लेते हैं लास्ट में। यह जो है यह न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। न वर्धमान और न ही ह्रासमान। कारण इसमें दोनों कम हो रहा है, वर्धमान भी हो रहा है और ह्रासमान भी हो रहा है। चलिए इस चित्र को भी आप उतार लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब कुछ और सिस्टम पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अवकलन का अनुप्रयोग, तो उसमें जो है किसी चीज को कैसे हम लोग निरंतर वर्धमान या फिर निरंतर ह्रासमान के बारे में जानेंगे कि यह निरंतर वर्धमान है या
यह निरंतर ह्रासमान है या यह वर्धमान है या फिर यह ह्रासमान है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे? उसको हम लोग करते हैं वर्धमान या ह्रासमान फलन का प्रथम अवकलज द्वारा जांच। टेस्टिंग ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। इसमें यदि कोई फलन f(x) अंतराल क्लोज इंटरवल ab, अंतराल क्लोज इंटरवल ab पर संतत तथा ओपन इंटरवल ab पर ओपन इंटरवल ab पर अवकलनीय हो, तो पहला नंबर क्लोज इंटरवल ab में क्लोज इंटरवल ab में f वर्धमान होगा यदि f(x) ग्रेटर देन 0, यदि f(x) ग्रेटर देन 0। दूसरा नंबर में f ह्रासमान होगा यदि f(x) लेस देन 0। तीसरा ओपन इंटरवल ab में f निरंतर वर्धमान होगा यदि f(x) ग्रेटर देन 0। और चौथा इतना में f निरंतर ह्रासमान होगा यदि f(x) लेस देन 0। और पांचवा नंबर बात क्लोज इंटरवल ab में f ना तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। जब कोई फलन नहीं वर्धमान हो न ह्रासमान हो तो अचर फलन होता है, होगा यदि f(x) इक्वल टू 0। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जरा सा हम इसको थोड़ा सा डील करते हैं, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, समझिएगा उसको। उसके बाद एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल ab के लिए वर्धमान यूज होता है ग्रेटर देन 0 डैश, जितना भी है डैश। दूसरा में क्लोज इंटरवल ab में ह्रासमान होगा यदि f(x) लेस देन 0।
तीसरा क्या लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल है, तब ओपन इंटरवल के लिए ये शब्द यूज होता है निरंतर वर्धमान, यानी इस तरह से डिफाइन करेंगे। या निरंतर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, ओपन इंटरवल के लिए, याद रखिएगा। जस्ट उसी तरह से ओपन इंटरवल के लिए आपका निरंतर ह्रासमान शब्द का प्रयोग होता है, यानी क्लोज दे दिए तो सिर्फ वर्धमान और ओपन दे दिए तो निरंतर वर्धमान, क्लोज दे दिए तो ह्रासमान और यहाँ पर ओपन दे दिए तो निरंतर ह्रासमान, ठीक है। और ये क्लोज दिए तो यह ना तो वर्धमान और ना ही ह्रासमान, यानी अचर फलन होगा। यदि एफ डैश एक्स जो है वह एक्स, एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और एक चीज यहाँ पर और बता दें कि ये जितना भी आपका एक्स का मान है, एक्स बिलोंग्स टू, वहां पर आप देख रहे हो यहाँ पर भले क्लोज इंटरवल है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग यूज करेंगे तो ये यूज करना है, ए बी, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। चलो इसको आप लोग उतार लो अच्छे से। एक एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। दर्शाएं कि एफ एक्स बराबर 4x + 5 निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है, निरंतर वर्धमान फलन है, जहां x बिलोंग्स टू r, कोई भी संख्या हो उसके लिए निरंतर वर्धमान फलन है। तो निरंतर वर्धमान क्या कहता है कि उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 दिखा दो। सॉल्यूशन एफ एक्स बराबर दिया है 4x + 5, एग्जाम्पल पहला है, इसीलिए एफ डैश एक्स d/dx ऑफ 4x + 5, इसका डिफरेंशिएशन 4 हो गया। 4 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। जस्ट एक और एग्जांपल ले लें, इसी में ऐड कर देते हैं, उतार लो इसको। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दर्शाइए कि इतना 4 - 5x निरंतर ह्रासमान फलन है। चलो ये क्वेश्चन है आपका 4 - 5x, डिफरेंशिएशन करते हैं 4 - 5x, तो 4 तो 0 हो गया, 5x का -5 और -5 जो है ये 0 से छोटा होवे करता है, लेस देन 0, तो यह हो गया निरंतर ह्रासमान फलन है। समझ गया बात को? तो यही था आपका निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान से संबंधित। आपको हम चित्र के द्वारा, आलेख के द्वारा दर्शाए कि कैसा निरंतर और वर्धमान और ह्रासमान फलन होता है, और उसका यूज बताए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका कैसे यूज करते हैं, जिससे पता चले यह निरंतर वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो वही डेरिवेटिव का चेक करके उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि डिफरेंशिएशन का मान यानी डेरिवेटिव का मान 0 से कम है तो वह निरंतर ह्रासमान कहलाएगा, और यदि डेरिवेटिव का मान 0 से बड़ा है तो निरंतर वर्धमान कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग इस पर संबंधित हम लोग सवाल पर डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।